हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? फटाफट से बता दो, आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आ रही है ऋषिक? फटाफट से बता दो। ठीक है, आई होप आवाज आ रही होगी मेरी, बिल्कुल। और अब हम जो है आज वेदर एंड क्लाइमेट का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन ने इससे पहले जो है पढ़ा था, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया था? इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो है ऑन प्लांट। ठीक है, हमारा अगर हम बात करें पौधे पर मौसम एवं जलवायु का क्या जो है प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं हमारा। अगर हम बात करें अब आपके, जैसे आजकल जो है कभी भी जो है बरसात हो जा रही है, कभी भी जो है आपके आंधी आ जाती है, कभी भी आपको सर्दी लगने लग जाती है, तो ये सारा जो है किसका खेल है? वेदर का। अगर हम बात करें, अगर हम ये सालों का जो है बहुत ही जो मौसम है हमारा, उसको जोड़ दें तो जलवायु बन जाती है। तो ये जलवायु पर आजकल जो है प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट पर आपका इफेक्ट आ रहा है। तो वो किसके कारण आ रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, जैसे कि अपन बात करें अपना, आप घर में जो है एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, या फिर हम बात करें आपके बाइक चला रहे हो, उससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह या मोनोऑक्साइड जो है, या बात करें ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है, वो जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो रही है, एक लेयर बना ले रही है। उसके कारण जो है हमारा पूरा जो साइकिल है, जैसे कि हम बात करें आपका वेदर एंड क्लाइमेट है, वो पूरा चेंज होता जा रहा है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो उसी के कारण आपका जो है प्लांट पे भी ऐसे ही जो है इफेक्ट आता है। अगर हम बात करें कि ज्यादा मान लो बारिश आई, तो प्लांट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर हम बात करें आपका ज्यादा तेज अगर आंधी आ गई, तो वो भी टूट जाएगी, उसकी टहनी टूट जाएगी, या फिर हम बात करें वो प्लांट पूरा गिर जाएगा। और पानी ज्यादा आ गया तो उसमें आपकी प्लांट को जो है गलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काफी ज्यादा जो है, एक सेकेंड साथ क्लास में मैं करता हूँ, क्लास में करता हूँ बाद में। ठीक है, बात करते हैं। तो हमारा बेसिक सा यही फंडा है कि प्लांट पर, ठीक, तो एलिमेंट दैट फॉर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट एंड हुज वेरिएशन आर मेजर्ड कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पूरे अगर हम बात करें ऐसे तत्व जो, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सारे मेजर्स को क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स या पैरामीटर्स बोल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट आता है यहाँ पे सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो सूर्य की किरणें आती है। सूर्य की किरणें आपको क्या करती है? इससे हमारा प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आपने नाम सुना होगा, सुना नहीं सुना? 10th में पढ़ा होगा ना, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, अगर सनलाइट नहीं होगी या फिर बहुत दिनों तक बारिश ही बारिश होती रही, तो सनलाइट पौधे को नहीं मिलेगी, तो मुरझा जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्लांट जो है खाना नहीं बनाएगा। तो उसके कारण क्या है? इफेक्ट आ रहा है। ठीक, और अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात करें, अब प्लांट को, जैसे आपको भी जो है, जैसे रूम टेम्परेचर आपका लमसम 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लेते हैं। ठीक, तो 21 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपको जैसे होने लगता है तो गर्मी लगने लगती है। ठीक है, आपको फिर एसी की जरूरत पड़ती है, कूलर की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जो है प्लांट को भी फिक्स अमाउंट का टेम्परेचर चाहिए होता है उसको सर्वाइव करने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक, तो वो हमारा टेम्परेचर फैक्टर हो गया। अभी मैं समझा देता हूं आपको, मैं नोट्स जो है आपको पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उससे राइट डाउन कर लेना, है ना। पर समझना जरूरी है, क्योंकि हमने कंसेप्ट ही नहीं समझा तो फिर वो
रटने वाला खेल हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हमारा प्रकाश की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइट, है ना। इसमें तो चलो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है हमारे क्या होता है, जैसे कि हम बात करें वायुमंडलीय, अगर हम बात करें आर्द्रता की, तो प्लांट को सरवाइव करने की, जैसे आपको अगर हम बात करें प्लांट को 75% जो है अगर ह्यूमिडिटी है, तो वो प्लांट में जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्रकाश संश्लेषण, समझ में आ रहा है ना, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी जो है शोषण दर है, या फिर हम बात करें प्लांट की और भी एक्टिविटीज, ठीक है, और भी क्रियाएं, वो भी अच्छे से हो पाती है अगर हमारा इस पैरामीटर के या इस वैल्यू के आसपास जो है ह्यूमिडिटी हुई तो, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। पानी अगर ज्यादा मान लो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, कम ह्यूमिडिटी होगी, तो पानी भी ज्यादा जो है वेपर होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मान लो आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ठीक, और ये आपका सूर्य देवता है, ठीक है। और अब मान लो अब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, जैसे 75 नहीं है, अपन मानते हैं 40 या 20 मान लेते हैं, ठीक है, 20% ह्यूमिडिटी है, तो भैया हमारे प्लांट में तो बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक, और हमारे एटमॉस्फेयर में कम है, तो भैया कम है तो ज्यादा से कम की ओर जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो है कोई भी सोलवेंट है वो मूव करता है। तो उसी तरीके से लीफ का जो है हमारा वाटर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो इवेपोरेट होगा, तो उसके कारण हमारा प्लांट में ज्यादा पानी की कमी होगी, तेजी से ऊपर खींचेगा ना वेपर फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, ज्यादा लॉस होगा। तो इसके कारण जो है हमारा ह्यूमिडिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, दाब की, तो हमारा ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विंड, अब ज्यादा तेज हवा चल गई तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट गिर जाएगा, तो वो भी फैक्टर हो गया। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, इसको प्रेसिपिटेशन को आप वर्षा बोल सकते हो या रेन बोल सकते हो, ठीक है, बारिश जो है बोल सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, तो टेंशन मत लो, है ना, प्रेसिपिटेशन या रेन। तो बारिश तो आप जानते हैं, पानी नहीं मिला, अब सब जैसे मान लो शुष्क इलाके होते हैं, वहां पे तो ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती, तो उनके लिए तो क्या है, बारिश ही सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। बारिश नहीं होगी तो उनकी खेती नहीं हो रही, ठीक। उसके बाद हम बात करें क्लाउड की, बादल, अब आपको आगे पढ़ेंगे अपन बादल के अंदर, ये तो अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि बादल जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन सा बादल जो है बारिश करवाता है, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाउड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये आप हिंदी में आपका सौर विकिरण और आपका तापमान हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता होगी, दाब हो गया, वायु होगी, और वर्षा होगी, और बादल हो गया, ठीक, ये अपन ने बात करी। अब हिंदी में और इंग्लिश में जो है दोनों में लिखा हुआ है। सोलर रेडिएशन की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी रिसीव्ड बाय एनर्जी कम फ्रॉम दी सन, जितनी भी हमारी एनर्जी है कहां से आती है, सन से आती है, अर्थ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल फिजिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ड्राइविंग बाय दी सोलर रेडिएशन, हमारी जितनी भी भौतिक अगर हम बात करें प्रक्रियाओं का या फिर जो है भौतिक क्रियाओं का, तो वो किसके कारण होती है, हमारे किसके, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसकी किरणें आती है, उसके कारण जो है चलती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें, आजकल तो भैया सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका जो सोलर पैनल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उसके कारण जो हमारी बहुत सारी प्रोसेस है। उसके बाद हमारा अगर हम बात करें आसपास का सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी, इस सर्दियों में तो भैया धूप नहीं निकले तो लोग बाग तरस जाते हैं, मर जाते हैं यार, धूप निकले, फिर गर्मी आते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। तो वो सबके लिए अपना अपना एक रुतबा है, सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लो कोई घर में कोई इंसान फोकटी पड़ा है, ठीक, जैसे मान लो आपका अभी 10th के बाद जो है ब्रेक लग रहा होगा, तो घर वाले जो है आपको दिन भर देख रहे होंगे कि यार छोरा तो कुछ ही नहीं कर रहा है, ये तो दिन भर टाइम पास करता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी इंपोर्टेंस वैसे ही कम। अगर आप जो है घर से बाहर रहने लग गए कि भैया छोरा पढ़ रहा है वहां बाहर रह के, है ना, कोटा रह रहा है ना, अजमेर रह रहा है, जोधपुर रह रहा है, ठीक है, तो आपकी जो है एक वैल्यू, एक रुतबा बना रहता है, ठीक है। तो घर से बाहर निकलते हो उसकी ज्यादा वैल्यू, आपके घर में भी अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा तो वो घर से बाहर होगा तो उसके वो आता है जब इज्जत बहुत होती है, अरे नहीं भैया, ये भैया, वो भले ही वो तो वहां पे टाइम पास ही कर रहा हो, ठीक, पर उसका एक लेवल होता है, ठीक। तो वो उसी तरीके से कि सबका अपना अपना एक फंडा होता है, तो वैसे ही सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। उसके बाद द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड आइसोलेशन, जो हमारी सूर्य से जो किरणें आती है और जो एनर्जी मिलती है
उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, ठीक है, आपका ताप आतपन जो है उसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद दिस एनर्जी रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइट, हीट, वार्मिंग ऑफ द सोइल एंड एयर। सोइल को भी टेम्परेचर चाहिए होता है। अब मान लो सोइल को पानी पिला दिया, अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो वो यूपरेट भी नहीं होगा, ठीक है। और उसमें जो एकदम मेंटेन, जैसे सेचुरेटेड कंडीशन, दो चीजें आती है ना। थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लो, क्योंकि आगे जाके भी आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, तो आप इससे पीछे मत हटना, ठीक है। आपको दो कंडीशन आती है, सेचुरेशन और एक कंडीशन है अनसेचुरेशन, ठीक है। ये दो कंडीशंस है। अब सेचुरेशन अनसेचुरेशन होता क्या है, समझना थोड़ा सा ध्यान से। सेचुरेशन कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो ये हमारी फील्ड है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक फील्ड है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। क्या है, छोटे छोटे रंध्र अवकाश, रंध्र मान सकते हो, अवकाश मतलब स्पेस हो गया। ये छोटे छोटे रंध्र और रंध्र अवकाश जो है हिंदी में बोले तो ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इन सारे जो पोर स्पेसेस, रंध्र है, उनको मैं पानी से भर दूं, ठीक, पानी से भर दूं, तो वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। कि जैसे मान लो अपन घर पे कहते हैं मम्मी से कि मम्मी मैं 3 ही रोटी खाता हूँ रोज ही, हमारा यही, ठीक। तो आप 3 रोटी आपको कोई ने रख दी, तो आप सेचुरेटेड हो जाओगे कि नहीं, पर्याप्त हो गया, बस इससे ज्यादा खाऊंगा तो मेरे उल्टी हो सकती है या फिर मेरा पेट खराब हो सकता है, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। वैसे ही कंडीशन अगर हम बात करें, एक पर्याप्त मात्रा कि हमारे सोइल में जितना मॉइस्चर है उतना प्रेजेंट है, उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन। कहने का मतलब यही है कि इसमें पोर स्पेस जो है हमारा कंप्लीटली, जिसमें जहां पे जो भरा होना चाहिए वो भरा होता है, ठीक है। जैसे मान लो दो तरह के रंध्रावकाश होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो में आपका वाटर फिल होता है और मैक्रो में एयर फिल होती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, एक तो होता है मैक्रो, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया क्योंकि आपको सोइल साइंस में मैं पढ़ाऊंगा 12th में, बट आप यहाँ ही समझ लो ताकि आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं कंसेप्ट से कंसेप्ट चलता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यही छोड़ दूंगा, है ना। मैक्रो में आपका एयर भरी रहती है, हवा, और माइक्रो में वाटर भरा रहता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो इस चीजों को, ये एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है, आप जब नोट्स बनाते हो ना तब क्लास को भी एक बार देख लिया करो, क्योंकि ये आपको पीडीएफ जो है ये नोट्स वाली मिलती है, ये नहीं मिलती है, इसलिए आपको जो है ये कंटेंट थोड़ा सा आपको क्लास लेते टाइम पे या तो नोट कर लिया करो, या फिर आप जो है बाद में जब लो या नोट्स उतारो तब जाके ये क्लासेस थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में 2x में देख लिया करो रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना, ताकि आपको ये भी नॉलेज रहे। और ये एक्स्ट्रा जो भी चीजें लिखा था उनको टॉप पोर्शन पे खाली होता है ना नोट्स के, वहां पे उतारना। और नोट्स बना रहे हो ना ऋषिक, एक बार कमेंट करो कि आप पहले वाली क्लास हुई है जो उसका नोट्स बना लिए सर मैंने, और तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाना, मतलब रजिस्टर बनाना, ठीक है। ऋषिक नोट्स बना रहे हो, कमेंट में ड्रॉप करो, देखें जल्दी। कमेंट का वेट कर रहा हूं आपके। हाँ सर बना लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपके पोर स्पेस आपको समझ में आ गया। चलो हम बात करते हैं अब आगे क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइट। अब क्वालिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है, प्रकाश की गुणवत्ता। लाइट कंटेन्स अल्ट्रावायलेट रेज दैट रीच द अर्थ एंड इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ। अब जो हमारी, अगर हम बात करें हिंदी में, प्रकाश में आपका अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, जानते हो ना आपने, यूवी तो सुना होगा नाम। यूवी रेस जो है हमारे अर्थ तक कितनी पहुंच रही है उस पर डिपेंड करता है आपके आगे की प्रोसेस की हमारे वो, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए होती है, तो वेवलेंथ है आपकी 400 से 700 नैनोमीटर। इतनी अगर हमारा सूर्य की जो किरणें हैं या वेवलेंथ है इतनी होगी, तब जाके हमारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसी तरीके से ये पॉइंट भी यही बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइट की, है ना, उसकी बात कर रहा है। जैसे कि हम बात करें, दिस रेस अफेक्ट द सीड जर्मिनेशन, प्लांट डेवलपमेंट इन सीरियल टिलरिंग, लीफ साइज, रूट ग्रोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट। अब हमारा जो ये किरणें आ रही है ना, ये रेज जो है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जर्मिनेशन होगा नहीं होगा,
टिलर्स जो है कल्ले निकलते हैं। आपके जो राइस का प्लांट आपने देखा है, पेडी का, जिसको हम पेडी बोलते हैं, तो राइस के प्लांट में आपको टिलर्स देखने को मिलेंगे, जिसपे बालियां होती है ना, वो देखने को मिलेगी। तो उनकी ग्रोथ भी जो है इसी पे डिपेंड करती है। और आपका ओवरऑल अगर हम बात करें प्लांट के जर्मिनेशन की, प्लांट के डेवलपमेंट की, सब कुछ इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैंने ये वेवलेंथ बताई ना, इस वेवलेंथ के अंदर आपको अगर प्लांट को दोगे तभी वो क्या मिलेगा, आपको अच्छी यील्ड मिलेगी, अच्छी उपज मिलेगी और प्लांट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। देन नेक्स्ट, डिफरेंट वेवलेंथ अफेक्ट फोटोसिंथेसिस विद द रेड ब्लू लाइट बीइंग मोस्ट इफेक्टिव। अगर हम बात करें, अब आपको तो जो नहीं दिखती होगी, जैसे मान लो किरणें आ रही है, आप सूरज में खड़े हो तो आपको क्या किरणें दिखती है क्या, नीली, व्हाइट, और अगर हम बात करें आपका रेड और येलो, इस तरीके की नहीं दिखती ना आपको। तो सेम जो नॉर्मल लाइट सनलाइट दिखती है वैसी ही दिखती होगी, मोस्ट ऑफ येलो मान लो है, और तो आपको नहीं होती होगी। तो उसमें होता है विबग्योर। विबग्योर का नाम सुना है क्या आपने? विब वॉयलेट है ना आपका, आई से मुझे पता नहीं है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, इस तरीके से आपको एक स्पेक्ट्रम दिखता होगा। ठीक है, आप जब मान लो एक आपको अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, आप जब मान लो गाड़ी वाड़ी धो रहे होते हैं, नलची को अगर आप जो है थोड़ा सा फुआरा लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे बूंदे निकलती है, वहां से एक आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स दिखती होगी। तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइट को टेस्ट करने का। ठीक, तो उसमें आपको अलग अलग लाइट दिखती होगी, तो उसमें से रेड और आपका क्या, ब्लू लाइट पे अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा रेड और ब्लू लाइट है, उस पर अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस या प्लांट का ग्रोथ होती है। ठीक, ये लिखा हुआ है, हिंदी में भी सेम चीजें लिखी हुई है जो मैंने बताया है आपको। ठीक, उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब कितनी जो है हमारी तीव्रता है लाइट की। एक तो मान लो हद से ज्यादा ही जो है सनलाइट आ रही हो तो टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होगा, वो प्लांट हमारे जल जाएंगे। भैया अभी का टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम बात करें 50 भी पहुंच जाएगा अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो इतने टेम्परेचर में अपन ही नहीं रह सकते, तो बेचारा प्लांट की तो सेल्स ही नाजुक है, वो तो मरी जाएगी। ठीक, वो झुलस जाती है। तो उस तरीके से आपको जो है लाइट भी एक लिमिटेड मात्रा में ही चाहिए होती है, ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको लाइट चाहिए होती है। ठीक, उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट विच इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ थ्रू द photosynthesis. Maximum light intensity is found where the condition favorable for the plant growth. मतलब क्या है कहने का कि हमारा मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी भी क्या करता है, अफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को। ज्यादा हुई, भैया मैंने लाइट का आपको कहा ना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है, एनएम, नैनोमीटर को एनएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एन है नैनोमीटर। तो इसी बीच में जो है लाइट अगर आपका रहेगा तो तभी फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है इंटेंसिटी और आपका क्वालिटी में। ठीक, चलो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइट के बाद आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद आपको मैं नोट्स दे दूंगा, अभी अपन ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड है ना पॉइंट, क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट में क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइट में आपका दे रखा है कि हमारा एक टर्म आती है फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, हिंदी में भी मैं बता रहा हूं, है ना, हिंदी में उसे बोलते हैं हमारा, ठीक है, हिंदी में मैं आपको लिख देता हूं, इसको बोलते हैं प्रकाश की ठीक है, प्रकाश की अवधि बोलते हैं इसको। ठीक, एक इसमें टर्म आती है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति कालिता। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें आपके हिंदी में लिख रखा है पौधों की दिन में प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रियता को
फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। मतलब कुछ ही नहीं है कि हमारा प्लांट है तो दिन भर में कितना टाइम जो है सनलाइट लेता है या कितना उसको सनलाइट की जरूरत है, उसी को क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। जैसे मान लो आपके 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में से प्लांट को कितने घंटे आपको सनलाइट चाहिए, उसी के बेसिस पे अपन ने इसको क्या कहा है, उसी फिनोमिना को या उसी कंडीशन को क्या कहा है आपका फोटो पीरियोडिज्म। ठीक, अब इसके बेसिस पे 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला आता है LDP, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग डे, दीर्घ, आपको लॉन्ग का मतलब दीर्घ पता है, ठीक, और आपका लॉन्ग डे प्लांट। उसके बाद आता है शॉर्ट डे प्लांट, SDP जिसको बोलते हैं, SDP। ठीक, उसके बाद थर्ड आता है आपका डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक, अब इन तीनों की अगर हम बात करें, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और आपको इसमें हिंदी में ही बता देता हूं। इनका नाम है आपका, एक तो है आपका दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाश शोधी आपका पादप, है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग डे को। ठीक, आपका शॉर्ट को बोलते हैं हमारा, कहाँ गया, हाँ, लघु दिवस। और हमारा जो डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल को बोलते हैं आपका दिवस निष्प्रभावी पादप। ठीक, तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लांट्स होते हैं। तो LDP लॉन्ग डे प्लांट की बात करें, जिनको 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए होती है, उन प्लांट को बोलते हैं दीर्घ आपका कालीन या दीर्घ जो है हमारा लॉन्ग डे प्लांट। सीधा सा, अब तो हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 12 घंटे से अगर जिसको लाइट ज्यादा चाहिए होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट 12 घंटे से अगर कम आपको प्लांट को अगर चाहिए सनलाइट तो उसको बोलते हैं हमारा क्या, शॉर्ट डे प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट अब क्या होता है, डे न्यूट्रल को जिसको कोई फर्क ना पड़े, चाहे 12 घंटे दो चाहे 24 घंटे दो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लेस देन मोर देन इक्वल। ठीक, ये लिख दिया। तो इस तरीके से आपको तीनों टर्म याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग डे प्लांट को कितने घंटे तक की लाइट चाहिए होती है, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे हमारा लॉन्ग डे प्लांट। 12 से ज्यादा लॉन्ग डे प्लांट, 12 से कम शॉर्ट डे प्लांट, और आपका थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या भैया? बोल दो फटाफट कि सर समझ में आ गया, बढ़ो आगे। और नोट्स आपको मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक, ठीक है, पहले वाला समझ में आया? ऋषिक फटाफट से बता दो, पहले वाला समझ में आया? नोट्स उतारा, उसको पढ़ते भी रहना, ठीक है, उतारे नहीं रखना है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, टेस्ट होगा आपका, ईमानदारी से टेस्ट देना है। भले ही आप घर पे हो बट आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है। हाँ सर, ठीक। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत? बोल दो कोई दिक्कत हो तो। आ रहा है ना बराबर समझ में? ठीक है ना? तो आपके जूनियर्स को या आपके साथी जो है उनको भी सजेस्ट करना कि भैया बैच चल रहा है, आप ले लो, अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करना इस चीज में। उसके बाद बात करते हैं वायुमंडलीय तापमान। किसकी बात करें? वायुमंडलीय तापमान। ठीक, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर होता क्या है कि हमारी कितना गर्म हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है। तो कोल्डनेस और हॉटनेस को क्या बोल देते हैं, उन्हीं को टेम्परेचर से या हम बात करें तापमान से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आपका जैसे मान लो कितना डिग्री से नापते हो कि हमारा इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, बोलते हैं ना। फोर्थ है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, या तापमान आप लिख लेना, वायुमंडलीय तापमान। ऋषिक आपके 10th में कितनी परसेंटेज है? मैंने शायद पहले ही पूछा था क्या?
ऋषिक आपके 10th में कितनी परसेंटेज है? (83) एक सेकंड, मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है यार। 89, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आपने एग्रीकल्चर किसके कहने पे ली? कोई ने सजेस्ट किया, फिर आपने अपनी मर्जी से ली? क्योंकि ज्यादा परसेंटेज वाले तो बहुत कम एग्रीकल्चर लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को लोगों ने इतना खराब सब्जेक्ट बता रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। बट एग्रीकल्चर से बेस्ट सब्जेक्ट में कोई मानता ही नहीं हुआ आज के टाइम पे, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इतनी सारी जो है चीजें करने, मान लो आर्ट्स आपने ले ली या मैथ बायो ले ली, ठीक है, आपके पास मुझे बताओ कि आपके खुद का कुछ खड़ा करने का पढ़ाई के बेसिस पे हाथ में है क्या? जैसे कि हम बात करें मैथ वाला क्या करेगा आप बताओ? या तो टीचिंग फील्ड में जाएगा या फिर आईआईटी करेगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आर्ट्स की अगर हम बात करें, अब आर्ट्स में आपको फिर लोग बाग अगर आजकल इच्छा से लेते हैं तो यूपीएससी वगैरह आरएस वगैरह करने के लिए लेते हैं, क्योंकि इजी सा और तैयारी कर लेते हैं। ठीक, बायोलॉजी में डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद बचा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आप भले आपके छोटा मोटा खेत भी है ना, अगर आप बाई चांस मान लो बीएससी के बाद जॉब भी नहीं लगते हैं तो आपका खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, खुद का आप स्टार्टअप चला सकते हैं, खुद को नॉलेज है उस चीज के बारे में, 4 साल आप पढ़ोगे तो आप खुद के दम पे कुछ कर सकते हो। ठीक, तो आप में डिग्री के साथ आप अभी स्टार्टिंग पेज में, तो आपको अभी से कह देता हूं कि आपके हाथ में, आपकी अच्छी परसेंटेज है, आपका माइंड अच्छा है, तो आपके हाथ में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पढ़ाई के साथ साथ कुछ हाथ में जो है हुनर भी होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर लाइफ में आगे जाके गिल्ट ना हो कि हमने इतना टाइम पढ़ाई में वेस्ट किया और हमारे पास अब नौकरी नहीं है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे बेरोजगारी उसी के पास है जिसके पास हाथ का हुनर नहीं है। ठीक, तो आपको साथ के साथ भले किसी में भी आपका इंटरेस्ट हो, चाहे मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ में कुछ हाथ का हुनर वाले टैलेंट को, दिन भर में आपको 24 घंटे होते हैं तो 1 घंटा मिनिमम उसको देना ही है, ताकि आप जब अच्छी डिग्री करके निकलो तो आपके पास बैकअप प्लान रहे। नहीं हमारे पास, हम उससे भी बेस्ट कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई में जॉब तो सबका अल्टीमेटली गोल होता है, बट उसके अलावा भी अपन क्या कर सकते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ आप आपके स्किल्स के रिगार्डिंग भी डेली का 1 घंटा तो आप उसमें निकालो इसे, क्योंकि पढ़ाई आप 24 घंटे तो करते हो नहीं। ठीक, ऐसे ही आप मोबाइल चलाते रहते हो पढ़े पढ़े, तो उससे अच्छा है कुछ अच्छा सा हम प्रोडक्टिव करें आपका डेली, क्योंकि खुद के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि हम बात करें, हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमसे बच्चे इनिशिएट हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है खुद को अंदर से मोटिवेशन जो है प्रोवाइड करती है। वैसे ही आप भी कुछ अच्छा रोज का कुछ प्रोडक्टिव करो ताकि आपका डेली लाइफ जो है अच्छी हो। क्योंकि देखो आजकल किसी को भी अगर हम बात करें कुछ काम दो तो ना, काम दो, जैसे मान लो मैंने आपको कुछ टारगेट दिया तो उनको करने में इतने आलस आते हैं कि सोचते हैं मैं क्यों करूँ ये काम, मेरे क्या काम का भैया। पर सामने वाला आपका कोई बड़ा कुछ दे रहा है ना, तो उसके पीछे रीजन होता है। ठीक, जैसे मान लो मैं कुछ आपको टारगेट दूं, जैसे भैया आपका कल टेस्ट है, अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो भैया फिर आपकी मर्जी, आपका जो है नंबर नहीं आएंगे, आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, आपकी भविष्य आपको बिगाड़ रहे हो। तो वो चीजें थोड़ा थोड़ा सा इस चीज को भी लाइफ में उतारना सीखो। ठीक, चलो बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को जो है पहली चीज क्वेश्चन आता है आपका, किससे मापते हैं? थर्मोमीटर से। किससे मापते हैं? मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक है, किससे मापते हैं? किससे मापन करते हैं इसका? थर्मोमीटर से। हिंदी में भी यही, इंग्लिश में भी यही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और कि अब इसको जो थर्मोमीटर है वो किस में वैल्यू देता है, तो आपका या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन दोनों में आपको वैल्यू देता है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक, उसके बाद आपका लिखा हुआ है, उसके बाद है कि अब टेम्परेचर अपन क्यों पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट को स्पेसिफिक जो है क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो ये क्या डालता है? एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे इफेक्ट डालता है, इसलिए अपन इस पे पढ़ रहे हैं। तो आपके जो प्लांट है, प्लांट की जो ग्रोथ है, उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए स्पेसिफिक क्या चाहिए? स्पेसिफिक क्या चाहिए? टेम्परेचर
चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए दोस्तों? टेम्परेचर चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपका, जैसे सर्दी लगती है तो आपको आपका ठंड में गर्मी में चल जाते हो, गर्मी लगती है ठंड में चल जाते हो, मतलब एसी में, कूलर में। तो उस तरीके से प्लांट को भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उसको सर्वाइव करने के। बेचारा वो भी तो एक जीव ही है हमारा, प्लांट भी क्या है, भले उसको महसूस नहीं होता पर वो सिम्टम तो शो करेगा। उसको गर्मी लगी तो भैया फिर मुरझा जाएगा, तो सिम्टम तो शो कर रहा है, तो लक्षण तो शो करेगा। तो उसको भी क्या चाहिए? स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए भी क्या चाहिए? स्पेसिफिक टेम्परेचर पर भी वो क्या रहेगी? अच्छी ग्रोथ करेगी या फिर जो है खाना बनाएगा। उसके बाद आपकी रेस्पायरेशन, श्वसन दर है या श्वसन क्रिया है, उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। अब आपके अगर हम बात करें कि आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एक और जो है इम्पैक्ट आता है किस पे? सीड जर्मिनेशन पे। आपको जो बीज जो है अंकुरण होता है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है इफेक्ट आता है। जैसे कि स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें तो आपका 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इजीली वो जर्मिनेट कर जाएगा आपका सीड। अगर इससे ज्यादा अबव हुआ तो वो उसमें अगर हम बात करें जर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है, और अंकुरण ही नहीं होगा। तो सीड जर्मिनेशन भी काफी ज्यादा जो है अफेक्ट होता है टेम्परेचर से। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, आपके बुक में एक दे रखी है टेबल कि स्पेसिफिक टेम्परेचर या समर क्रॉप्स के लिए या विंटर क्रॉप्स के लिए, आपके जो सर्दी वाली फसलें होती है ना, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, उन दोनों के लिए एक मैक्सिमम, ऑप्टिमम और मिनिमम टेम्परेचर की एक टेबल दे रखी है। मैं आपको ये फोटो भेज दूंगा नोट्स के साथ, तो आप उसको भी उतार लेना। ठीक, आपके आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मामला? चलो उसके बाद आगे। ठीक है, अब तापमान के कारण हमारे पौधे पर क्या, उसकी वृद्धि पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स जो है लिखता जाता हूँ और उनको समझाता जाऊंगा, और आपको जो है अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हो। तो पहला जो है, हम इंग्लिश में टॉपिक लिख रहा हूं, इसी में चल रहा है टेम्परेचर में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ temperature on plant growth and development। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में उतार लेना आप। वायुमंडलीय तापमान के भिन्न प्रकार से पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है या करने वाले कारक। ठीक, तो कैसे प्रभाव करता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या, फर्स्ट पॉइंट है आपका, एक सेकेंड, हिंदी में देखना पड़ेगा, इंग्लिश में तो पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं, हिंदी में ठीक, या आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक, अगर हम जैविक क्रियाएं की बात करें या माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि हमने कहा कि हमारे लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए सरवाइव करने के लिए, वैसे ही हमारे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी एक्टिवेट रहने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी या उर्वरकता को मेंटेन करने के लिए, एक स्थायी बनाने के लिए उसको भी क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो उसको भी काफी ज्यादा जो है अफेक्ट करती है अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो। ठीक है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि सामान्यतः एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ जैविक क्रियाओं की गति भी बढ़ती है। ठीक, बट अगर हम बात करें कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज्यादा होगा 2, 5, 10 डिग्री, तो उससे आपकी जैविक क्रियाएं क्या होगी? अफेक्ट होगी। ठीक, और इंग्लिश में लिखो तो आप लिख सकते हो कि increase a certain level of activity of microorganism are if the temperature are increased and then the certain amount of
एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो इंक्रीज। ठीक, इस तरीके से यहाँ इसमें लिखा हुआ है, तो आप लिख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है CO2 का अपटेक या CO2 का ग्रहण, है ना, CO2 ग्रहण या CO2 अपटेक की बात करें। अब आपको पता है कि हम तो सांस लेते हैं, O2 लेते हैं, प्लांट क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। ठीक, तो CO2 भी एक निश्चित अमाउंट में प्लांट को चाहिए होती है, उसको उसकी क्रियाएं करने के लिए, या फिर जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की बात करी, फोटोसिंथेसिस की बात करी, उसको जो है कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स अमाउंट का जो है CO2 चाहिए होती है। अब अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है हमारा अपटेक ऑफ CO2। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अभी प्रेजेंट में CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है, उसकी सांद्रता अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, तो वो कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का CO2। तो हम बात करें किताबों में, अभी तक भी आपको पुराना डाटा देखने को मिलेगा, किताबों में अभी तक भी यही मिलता है 0.003, बट आपको अपडेट कर लेना है, 0.04 हो चुका है अब। ठीक, सॉरी एक जीरो आएगा, 0.04 जो है परसेंट, और अब जो है इसको 3 कर लो, 0.3। ठीक है, और किताबों में तो ये ओल्ड वाला पुराना अभी चला आ रहा है, बट आपको नया अगर लिख के आना है तो आप ये भी लिख के आ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, 0.04। और अगर हम, ये तो हो गया एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की बात, किसकी होगी, एटमॉस्फेयर की बात होगी। ठीक है, अगर हम बात करें सोइल में, मृदा में, ठीक है, सोइल में बात करें तो सोइल में इससे 10 गुना ज्यादा होता है, तो 0.4% आप लोग लिख के आ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी में 0.3 भी दे रखा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस तरीके से O2 अपटेक में और मेरे हिसाब से आज ज़्यादा हो गया है, इतना ही पढ़ते हैं, वरना फिर आपको दिमाग में नहीं घुसेगा, तो अपन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेंगे, बट अपन को याद होना चाहिए। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने सारे एलिमेंट्स देखे, सारे एलिमेंट्स देखने के बाद कौन किसे प्रभावित करता है हमारे प्लांट की ग्रोथ को या उसके वृद्धि को, वो अपन ने पढ़ा। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया, एक तो अपन ने पढ़ लिया सोलर रेडिएशन पढ़ लिया, क्वालिटी ऑफ लाइट पढ़ ली, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ लिया, और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की अवधि, तो ये अपन ने पॉइंट करे। इसके बाद हमारा जो है, हमने स्टार्ट किया था वायुमंडलीय तापमान, क्या स्टार्ट किया था, वायुमंडलीय तापमान। तो उसके बाद हमारा आएगा 2-4 और पॉइंट बचे हैं जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, CO2 अपटेक टेम्परेचर में, तो ये इसके बाद जो है नया टॉपिक आएगा वायुमंडलीय आर्द्रता, तो ये अपन कल पढ़ेंगे। इसके नोट्स में आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, तो आप नोट डाउन कर लेना। अभी की क्लास में कुछ दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी बायो की भी क्लास होगी, तो आप निश्चिंत रहें। और केमिस्ट्री वाले सर के थोड़े से घर में शादी है, इस वजह से नहीं हो पा रही है, तो उनके भी वो भी फ्री हो जाएंगे कल परसों तक, तो उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की भी क्लासेस लग जाएगी। ठीक, और आप तीनों के रजिस्टर अलग अलग बनाना, और एग्रीकल्चर के तो 3 रजिस्टर बनेंगे, एग्रोनॉमी का अलग, हॉर्टिकल्चर का अलग, और एनिमल हस्बेंड्री का अलग। अब आपको ये तीनों का मैंने इनिशियल क्लासेस में बता दिया था कितने कितने सब्जेक्ट चलेंगे, क्या चलेंगे। ठीक, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना कि भैया ज्वाइन कर लो अगर आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो। देन अपन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।